नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल से जूझेंगे। इस विशाल ब्रह्मांड में क्या हम इंसान बस एक मामूली पल भर की घटना है या हमारे होने का कोई गहरा मतलब है? एक मशहूर विचार है जिसे साधारणता का सिद्धांत कहते हैं, जो यही कहता है कि हम खास नहीं हैं, हम बस धूल के कण हैं जो एक मामूली से तारे के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं, जो द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी किताब के कुछ अंश है, वे इस विचार को मतलब पूरी तरह से पलट देते हैं। वो एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं कि हम मामूली नहीं, बल्कि शायद ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। और यही आज का हमारा मिशन है। हम इस दुस्साहसी दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये कितना मजबूत है। तो चलिए ये समझने से शुरू करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें इतना खास बनाती है। और स्रोत कहते हैं कि इसका जवाब प्रगति शब्द में छिपा है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, प्रगति का मतलब भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, हमारे श्रोत प्रबोधन यानी एनलाइटमेंट के दौर में दो अलग-अलग तरह की सोच पर रोशनी डालते हैं। एक सोच थी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्रबोधन कहा गया। ये लोग एक आदर्श, एक उत्तम समाज बनाने के लिए बहुत उतावले थे। उन्हें लगता था कि सारी समस्याओं का एक अंतिम समाधान है, एक यूटोपिया बनाया जा सकता है। और जब भी कोई पूरी तरह से परफेक्ट दुनिया बनाने की जल्दी में होता है, तो गड़बड़ होने का खतरा रहता है। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखा, जहां नेक इरादों के बावजूद नतीजा अक्सर हिंसा और तानाशाही में निकला। वो ये तो मानते थे कि समस्याएं हल हो सकती हैं, पर ये नहीं समझ पाए कि नई समस्याएं तो हमेशा आती ही रहेंगी। ठीक इसके उलट एक दूसरी सोच थी, जिसे ब्रिटिश प्रबोधन कहा गया। इन विचारकों का मानना था कि इंसान गलतियां करता है, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने एक झटके में सब कुछ ठीक करने के बजाय लगातार छोटे छोटे सुधार करने पर जोर दिया। वो इस बात को लेकर उत्साहित थे कि हम हमेशा चीजों को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं और इस बेहतरी का कोई अंत नहीं है। अच्छा। मतलब एक तरफ है वो लोग जो मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, हाँ। और दूसरी तरफ वो जो यात्रा का ही आनंद ले रहे हैं, ये जानते हुए कि यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। क्या खूब कहा है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये देशों का नहीं, बल्कि विचारों का बंटवारा है। जैसे फ्रांसीसी विचारक कॉन्डोर से उनकी सोच ब्रिटिश वाली थी, और ऑस्ट्रिया में जन्मे कार्ल पॉपर को तो इस ब्रिटिश सोच का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। तो आज की चर्चा के लिए जब हम प्रगति की बात करेंगे, तो हमारा मतलब इसी कभी न खत्म होने वाली सुधार की प्रक्रिया से होगा। यही वो इंजन है जो इंसानियत को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास प्रगति का एक ऐसा इंजन है जो कभी रुकता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इस इंजन को लेकर हम जा कहाँ सकते हैं। ये ब्रह्मांड तो ज्यादातर खाली, ठंडा और जीवन के लिए खतरनाक लगता है ना? इन विचारों को परखने के लिए लेखक हमें एक बहुत ही मजेदार साइंस फिक्शन जैसी स्थिति में ले जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि हम ब्रह्मांड की सबसे वीरान और खाली जगह पर हैं। आकाशगंगाओं के बीच की वो महाखाई, जहां अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है। पहली नजर में ये जगह मौत का दूसरा नाम लगती है। अंधेरा, ठंड और पूरी तरह से खालीपन। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। स्रोत बताते हैं कि ये हमारी बहुत ही छोटे दायरे की सोच है। अगर हम उस तथाकथित खाली जगह में अपने सौर मंडल के आकार का एक क्यूब, एक घनाकार डब्बा लें, तो उसमें भी 1 अरब टन से ज्यादा पदार्थ होगा, ज्यादातर हाइड्रोजन के रूप में। 1 अरब टन खाली जगह में? ये तो यकीन करना मुश्किल है। ये तो एक स्पेस स्टेशन और शायद एक छोटा मोटा शहर बनाने के लिए भी काफी है। बिल्कुल, बशर्ते आपके पास ऐसा करने का ज्ञान हो। यहीं पर सारा खेल ज्ञान का है। लेकिन ये तो एक तरह से आधुनिक कीमियागिरी यानी एल्केमी जैसी बात हो गई। जैसे पुराने लोग लोहा को सोना बनाना चाहते थे, हम हाइड्रोजन को लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन यानी जिंदगी और तकनीक के लिए जरूरी हर चीज में बदलना चाहते हैं। बस फर्क ये कि ये जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस प्रक्रिया को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। और हाँ, आज ये हमारी तकनीक से बहुत दूर है, लेकिन भौतिकी के नियम इसे असंभव नहीं बताते। और जो कुछ भी भौतिकी के नियमों के खिलाफ नहीं है,
वो सही ज्ञान होने पर हासिल किया जा सकता है। और सोचिए, जब हम हाइड्रोजन को भारी तत्वों में बदलेंगे तो इस प्रक्रिया से परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की ऊर्जा निकलेगी। इतनी ऊर्जा जो आज पूरी पृथ्वी की ऊर्जा खपत से कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन विज्ञान तो सबूतों पर चलता है। उस खाली जगह में बैठकर हम रिसर्च कैसे करेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे? ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है। हम तो अपने सौरमंडल के ग्रहों को ठीक से नहीं समझ पाए, और आप कह रही हैं कि हम किसी दूसरी आकाशगंगा के ग्रह पर जीवन खोज लेंगे, वो भी ब्रह्मांड के सबसे खाली कोने से। ये हकीकत से ज्यादा कल्पना नहीं लगती? आपका संदेह जायज है, लेकिन सोचिए, उन्हीं बदले हुए तत्वों से हम हाई-टेक प्रयोगशालाएं बना सकते हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कण भौतिकी, हर तरह के प्रयोग करने के लिए जरूरी हर अणु बनाया जा सकता है। और रही बात खगोल विज्ञान की, तो हाँ, हमारी आंखों को वहां का आसमान काला दिखेगा, लेकिन एक शक्तिशाली टेलीस्कोप के लिए वो आकाशगंगाओं से खचाखच भरा होगा। और एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से उन आकाशगंगाओं के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करके जीवन के संकेत खोजना भी संभव होगा। संदेश ये है कि ब्रह्मांड के नियम और सबूत हर जगह एक जैसे हैं। आपको बस उन्हें देखने का ज्ञान चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड का कोई भी कोना, चाहे कितना भी वीरान क्यों ना लगे, ज्ञान के निर्माण के लिए एक उपजाऊ जमीन है। और ये विचार उस साधारणता के सिद्धांत पर सीधा हमला करता है। ये कहता है कि अगर हमारे पास सही ज्ञान है तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी फल फूल सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक और आम गलतफहमी से बाहर निकालता है, जिसे स्पेसशिप अर्थ का विचार कहते हैं, कि पृथ्वी का जीवमंडल, हमारा बायोस्फीयर, हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। स्रोत कहते हैं कि ये सोच भी बहुत महदूद है। अगर हम ज्ञान का उपयोग करके अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं, तो हम उसी ज्ञान का उपयोग पृथ्वी पर भी रहने के लिए कर सकते हैं, भले ही जीवमंडल तबाह क्यों न हो जाए। हम अपने पर्यावरण द्वारा समर्थित नहीं हैं, हम ज्ञान का निर्माण करके अपना समर्थन खुद करते हैं। लेकिन एक तारे के सामने, एक सुपरनोवा के सामने हमारी क्या बिसात? जब कोई तारा फटता है तो वो अपने आसपास सब कुछ तबाह कर देता है। उसके सामने तो हम यकीनन मामूली हैं। आज हम मामूली हैं, लेकिन लंबे समय में शायद नहीं। स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। मान लीजिए भविष्य में इंसान किसी ऐसे तारे के पास रहते हैं जो सुपरनोवा बनकर फटने वाला है, तो सही ज्ञान के साथ वे उस विस्फोट को रोक सकते हैं। 1 मिनट, एक तारे को फटने से रोकना? ये तो भगवान बनने जैसा है। क्या ये तय करने का अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए? ये तो एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात अधिकार की नहीं, क्षमता की है। शायद वे तारे से कुछ पदार्थ हटा दें ताकि उसका द्रव्यमान क्रांतिक सीमा से नीचे आ जाए। मुद्दा ये है कि ये संभव है, और इसका मतलब ये है कि उस तारे का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास ज्ञान वाले लोग हैं या नहीं। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स का विज्ञान इंसानों के सिद्धांत के बिना अधूरा है। ये तो सोच को हिला देने वाली बात है कि हम सिर्फ ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, बल्कि उसके भविष्य को आकार देने वाले भागीदार भी हो सकते हैं। क्या हमारे पास आज का कोई ऐसा उदाहरण है जो इस अजीब से जुड़ाव को दिखाता हो? एक शानदार उदाहरण है। प्यूर्टो रिको में अरेसिबो टेलीस्कोप में सेटी प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक जो एलियन की खोज करते हैं, उनके ऑफिस के फ्रिज में दशकों से शैंपेन की एक बोतल रखी है। शैंपेन की बोतल? उसका एलियन की खोज से क्या लेना देना? मुझे तो उन वैज्ञानिकों के लिए बुरा लग रहा है। सोचिए, दशकों से वो शैंपेन ठंडी हो रही है और उसे खोलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, शायद उन्हें अब तक इंतजार ही है। लेकिन मजाक से हटकर उस बोतल पर एक नियम लिखा है। उसकी कॉर्क तभी खोली जाएगी जब किसी अलौकिक सभ्यता से रेडियो संकेत मिलेंगे। अब जरा सोचिए, उस कॉर्क के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए आपको क्या जानना होगा? मुझे ये जानना होगा कि ब्रह्मांड में कहीं और भी सोचने समझने वाले जीव हैं या नहीं, और क्या उन्होंने रेडियो सिग्नल भेजने की तकनीक विकसित कर ली है, और क्या वो सिग्नल हम तक पहुंच पाएगा? ठीक यही बात। रुको, ये बात मेरे दिमाग को चकरा रही है। मतलब सेटी के ऑफिस में रखा एक सस्ता सा कॉर्क,
उसकी किस्मत इस बात पर टिकी है कि करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन सभ्यता रेडियो चलाना जानती है या नहीं। एक मामूली सी चीज का भविष्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल से जुड़ा है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज्ञान, जैसे कि रेडियो इंजीनियरिंग का ज्ञान, कोई छोटी-मोटी स्थानीय घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। यह उन गिनी-चुनी चीज़ों में से है जिन्हें हम तारों के बीच की दूरियों से भी पहचान सकते हैं। या तो हम किसी तारे की सतह की रोशनी देखते हैं या फिर किसी के द्वारा बनाया गया एक समझदारी भरा रेडियो सिग्नल सुनते हैं। ज्ञान मामूली नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। यह हमें स्रोत में दी गई एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल पर लाता है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में अनगिनत वातावरण एक विस्फोटक की तरह है, जो एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। हाँ, और ये एक बहुत गहरा विचार है। ये वातावरण, जैसे कोई बंजर ग्रह या कोई एस्टेरॉयड या गैस का कोई बादल, अरबों वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन अगर उन तक सही ज्ञान पहुंच जाए तो वे तुरंत और हमेशा के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की भौतिक गतिविधि में बदल जाएंगे, यानी गहन ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में। मतलब जैसे ही ज्ञान किसी जगह पहुंचता है, वो वहां के पदार्थ को, वहां की चीजों को एक नए मकसद के लिए एक नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही चंद्रमा पर एक कॉलोनी का उदाहरण लीजिए। लंबे समय में उस कॉलोनी को बनाने वाले सभी परमाणु चंद्रमा की मिट्टी से ही आएंगे। ऊर्जा सूर्य से आएगी। पृथ्वी से क्या आएगा? सिर्फ ज्ञान, सिर्फ आइडिया। और यही ज्ञान है जो चंद्रमा की धूल और चट्टानों को पुनर्गठित करके घर, प्रयोगशालाएं, खेत और कला का निर्माण करेगा। ये एक और अनंत की शुरुआत होगी। और लेखक का अंतिम बिंदु यह है कि अगर हम चाहें तो हम वो चिंगारी हो सकते हैं। यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो आज की हमारी चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि प्रगति का मतलब किसी परफेक्ट मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि लगातार सुधार की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड, जिसे हम अक्सर खाली और बेजान समझते हैं, असल में ज्ञान के निर्माण के लिए अपार संभावनाओं से भरा एक कैनवस है। और सबसे जरूरी बात, साधारणता का सिद्धांत शायद कल्पना की सबसे बड़ी विफलता है। एक व्यापक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञान और लोग कोई मामूली घटना नहीं है। वे सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से हैं, क्योंकि उनमें भौतिक वास्तविकता को उन तरीकों से बदलने की क्षमता है जो अपने आप कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मांड का भविष्य लिखा नहीं गया है। ये खाली पन्नों की एक किताब है, और ज्ञान वो स्याही है जिससे हम उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। चाहें तो एक तारे की कहानी बदल दें या एक बंजर चांद पर नई दुनिया बसा दें। यह मैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम वास्तव में वो चिंगारी हैं जो ब्रह्मांड के विशाल निष्क्रिय हिस्सों में ज्ञान की आग जला सकती है, अगर वो स्याही हमारे हाथ में है, तो ये हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी डालता है? हमें कौन सी कहानी लिखनी चाहिए?